हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अब तक की क्लास में हम जो पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, और दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेंडल ने अपने प्रैक्टिकल के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना था। ठीक है ना, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में जो मेंडल से पहले दी गई थी। मतलब इसमें हमको बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछने की जरूरत है कि अगर मान लीजिए जेनेटिक्स की अगर शुरुआत हुई है तो उसमें हमको ये जानना जरूरी है क्या जेनेटिक्स मेंडल के टाइम से स्टार्ट हुई है या उससे पहले भी कुछ साइंटिस्टों ने जेनेटिक्स को एक बड़े सब्जेक्ट और एक बड़े विषय के रूप में देखा है। तो ये हमको आज डिस्कस करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मेंडल से पहले जो साइंटिस्ट थे उन सभी ने अपने अपने प्रयास किए, उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की। तो आपको पता है कि जेनेटिक्स का मतलब क्या है। जेनेटिक्स के अंदर हम हेरिडिटी और वेरिएशंस को पढ़ते हैं। मतलब कुल मिला के हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक नए जीव का निर्माण क्यों होता है, क्यों पेरेंट्स से उनके जो संतान होती है वो क्यों आपस में डिफरेंट होती है, और किस तरह से वो एक दूसरे के जो लक्षण होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल सेम होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन जेनेटिक्स हमेशा से ही आपको पता है साइंस के फील्ड में हमेशा कुछ न कुछ जो प्रगतियां हैं वो चलती रहती हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेंडल ने जो चीज़ स्टार्ट की थी वहीं से जेनेटिक्स की शुरुआत हुई है। उससे पहले भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताना स्टार्ट किया। हालांकि ये बात 1906 में जो जेनेटिक्स वर्ड दिया गया, आपको पता है डब्ल्यू बैटसन के द्वारा 1906 में जो जेनेटिक्स वर्ड दिया गया, उसके बाद में जेनेटिक्स को में और डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जेनेटिक्स मेंडल के टाइम से स्टार्ट हुई है या उससे पहले भी हुई है। तो इसका आंसर होगा कि उससे पहले भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स को समझाने का प्रयास किया। तो आज उन्हीं थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं कि मेंडल के जो टाइम था उसको बोलते हैं मेंडलिज्म, मेंडलवाद। और मेंडल से पहले जो टाइम रहा होगा जिसमें बहुत साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरीज को प्रेजेंट किया, उसको बोलते हैं प्री मेंडलिज्म। और मेंडल के बाद जो हुआ उसको बोलते हैं पोस्ट मेंडलिज्म। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्री मेंडलिज्म थ्योरीज अबाउट इनहेरिटेंस, प्री मेंडलिज्म थ्योरी अबाउट इनहेरिटेंस। तो आपको एक वर्ड में बता देता हूं कि ये जो जितनी भी थ्योरीज हैं वो कहलाती है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। अब ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि मिश्रित वंशागति होती है। इसमें मिश्रित वंशागति मतलब पहले मेंडल से पहले ये भी जानने की कोशिश हमेशा रही थी कि पेरेंट्स से कैसे एक नए जीव का निर्माण होता है। मतलब जब मेल और फीमेल के द्वारा नए जीव का निर्माण कैसे होता है, ये चीज जानने की कोशिश की थी। अब इस चीज को जानने की कोशिश करने के लिए बहुत ऐसे साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज को प्रेजेंट किया था। तो पहली जो थ्योरी है वो है मॉइस्ट वेपर थ्योरी, जो पाइथागोरस के द्वारा दी गई थी। दूसरी जो थ्योरी है उसको बोलते हैं फ्लूइड थ्योरी, जो एरिस्टोटल के द्वारा दी गई थी। तीसरी जो थ्योरी है उसको बोलते हैं प्री फॉर्मेशन थ्योरी, जो दी गई थी स्वेमरडम के द्वारा। ठीक है, इनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइडों में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको जो एक जो लिस्ट दे रहा हूं उसमें आप ध्यान दीजिए कि प्री फॉर्मेशन जो थ्योरी थी वो स्वेमरडम के द्वारा दी गई थी। उसके अलावा पार्टिकुलेट जो थ्योरी थी वो मॉपर्टियस के द्वारा दी गई थी, और थ्योरी ऑफ पैंजीनेसिस थी वो डार्विन के द्वारा दी गई है। ठीक है, और जो लास्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, वो दी गई थी ऑगस्ट विजमन के द्वारा। ठीक है, तो इन थ्योरीज के माध्यम से इन साइंटिस्टों ने यह बताने का प्रयास किया कि नए जीव का निर्माण होता कैसे है। मतलब आज की डेट में हम ये चीज जानते हैं कि एक जो नया जीव बनता है वो साइंटिफिकली मेल और फीमेल के स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाता है। ये आज हम जानते हैं, उस जमाने में ये अंदाजा लगाना मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम ना तो इतनी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था और ना ही इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी थी, ना ही इतनी स्टडी में इतना इम्प्रूव हुआ था। लेकिन ये साइंटिस्ट जो थे अपने अपने सुझाव, अपने अपने जो ओपिनियन है वो प्रेजेंट कर रहे थे। तो इन स्टोरीज के माध्यम से, इन थ्योरीज के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि किस तरह से एक नए जीव का निर्माण होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं। सबसे पहले जो थ्योरी पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे मोस्ट वेपर थ्योरी।
तो मोस्ट इवेपर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? मोस्ट इवेपर थ्योरी दी गई थी पाइथागोरस के द्वारा। किसके द्वारा? पाइथागोरस के द्वारा। तो चलिए देखते हैं कि पाइथागोरस ने ऐसा क्या कहा था, भाई नए जीव का निर्माण कैसे होता है। तो यहां पर देखिए, पाइथागोरस proposed that during coitus intercourse moist vapor from all parts of male's body gave rise to similar body in female womb। मतलब इन्होंने कहा था कि मेल जो पुरुष जो होता है उसकी बॉडी के पार्ट से हमेशा एक वेपर निकलती है और वो फीमेल के गर्भाशय में जाकर एम्ब्रियो का निर्माण करती है। तो ये इनका एक ओपिनियन था। आपको लगता होगा कि ये कैसी मतलब बातें हैं कि वे वेपर निकलती, लेकिन उस टाइम पे बेटा ये डिस्कवरी स्टार्टेड हुई थी, तो ये अपने अपने ओपिनियंस दे रहे थे। तो ये पाइथागोरस का मानना था कि एक वेपर होती है जिसके द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण होता है, नई जीव का निर्माण होता है। उसके बाद बात करते हैं फ्लूइड थ्योरी। फ्लूइड थ्योरी जो दी गई थी वो दी गई थी एरिस्टोटल के द्वारा। एरिस्टोटल के द्वारा तो इसका जो स्टेटमेंट था वो क्या था? एरिस्टोटल सजेस्टेड दैट मेल्स सीमन वाज हाईली प्यूरिफाइड ब्लड। तो इन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा कहा था कि मेल जो सीमन होता है वो हाईली प्यूरिफाइड ब्लड होता है एंड फीमेल्स मेंस्ट्रुअल फ्लूइड वाज द फीमेल सीमन। मतलब इन्होंने फीमेल मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को फीमेल सीमन माना और विच इज नॉट एज प्योर एज मेल सीमन। मतलब जो मेल सीमन होता है और फीमेल सीमन में इन्होंने डिफरेंस पैदा किया और कहा कि मेल सीमन जो होता है वो बहुत ज्यादा प्योर होता है, किसकी तुलना में? फीमेल सीमन की तुलना में। अब इन दोनों ने क्या कहा, जब ये दोनों फ्लूइड मिल जाते हैं तब जाके नए जीव का निर्माण होता है। तो इन्होंने क्या कहा? दी टू फ्लूइड्स कंबाइंड ड्यूरिंग द कोइटस। कोइटस के द्वारा ये जब आपस में मिलते हैं तो नए एम्ब्रियो का निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है। ये इनका मानना था। मतलब इन्होंने फ्लूइड के बारे में बताया, फ्लूइड के बारे में बताया अरस्तु के द्वारा। ये आपको एग्जाम में भी कभी कभी देखने को मिल जाएगा एक एमसीक्यू के रूप में कि जो फ्लूइड थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? एरिस्टोटल के द्वारा। और आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि जो हाईली प्यूरिफाइड ब्लड जो थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? एरिस्टोटल के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फीमेल सीमेन प्रोवाइडेड इनर्ट फ्लूइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। फीमेल सीमन जो होता है वो फीमेल की बॉडी में ही रहता है और वो इनर्ट फ्लूइड प्रोवाइड करता है। मतलब वो जो फ्लूइड होता है वो फीमेल की बॉडी में रहता है। उसके अलावा जो मेल सीमन होता है वो गेव फॉर्म एंड वाइटलिटी ऑफ द एम्ब्रियो। मतलब जो मेल सीमन जो होता है वो फीमेल बॉडी में जाके नए एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो ये जो फ्लूइड थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? एरिस्टोटल के द्वारा दी गई। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो इन थ्योरीज में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको जो भी डाउट होता है वो कीजिए और जितना हो सके उतना इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी जो बायोलॉजी है मैं बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा सकूँ और जो नीट की एग्जाम है उसमें आप बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सको। मेरी पूरी 100% कोशिश रहेगी कि आपकी बॉटनी और जूलॉजी में परफेक्ट तरीके से और बिल्कुल डिटेल तरीके से मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नीट प्रिपरेशन करते हैं या फिर बायोलॉजी या 12th बायोलॉजी या 11th बायोलॉजी में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको आप शेयर करने की कोशिश कीजिए। ये जो लेक्चर होंगे सबके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो थ्योरी पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट थ्योरी जो होगी हमारी, नेक्स्ट थ्योरी के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरी हमारी आ गई प्री फॉर्मेशन थ्योरी। अब देखिए जितने भी साइंटिस्ट थे सब अपने अपने सुझाव दे रहे थे, उसके बीच आए जो उसके बीच स्वेमरडम एक नामक के एक साइंटिस्ट थे। स्वेमरडम, यहाँ पर स्वेमरडम आप देख सकते हो। स्वेमरडम एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कुछ ऐसा कहा जो और साइंटिस्टों से डिफरेंट था। अब वो डिफरेंट क्या है आप देखिए। इट सेज दैट द ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी प्रेजेंट दैट इज प्री फॉर्म्ड in the sperm or egg in miniature form called the homunculus। very important point, very important point। यहाँ पर आप इसको important point लगा सकते हो और इसको ऐसे नोट कर सकते हो कि प्री फॉर्मेशन। इन्होंने कुछ अच्छी बात कही। इन्होंने ये कहा कि मेल्स और फीमेल्स की बॉडी में जो स्पर्म होते हैं और जो ओवम होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बहुत ही छोटी। आपको पता है हमारी
एवरी सेल्स में डीएनए भी होता है। उसी टाइप में इन्होंने कहा स्पर्म और एग जो होती हैं, जो दोनों जो सेल्स होती है, स्पर्म सेल और एग सेल्स जो होती हैं, उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है पहले से ही प्रेजेंट होता है प्री फॉर्म्ड फॉर्मेशन में, और उसको बोलते हैं होमनक्यूलस मींस लिटिल मैन। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, लेकिन साइंटिफिकली प्रूव होना जरूरी है, तो साइंटिफिकली प्रूव ये नहीं कर पाए, तो इस वजह से इनकी स्टोरियां, इनकी जो थ्योरीज थी, इनके जो सिद्धांत थे, इनके जो प्रिंसिपल्स थे, वो फेल हो गए। ठीक है ना। अब बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू दी स्टिमुलेट इट्स ग्रोथ। इन्होंने कहा कि मेल्स के सीमन में और फीमेल के सीमन में ऑलरेडी जो लिटिल मैन जो होता है, होमनक्यूलस होता है, वो प्रेजेंट होता है, और इनको मिलने के लिए फर्टिलाइजेशन की जरूरत होती है, उसके बाद में नए एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय दी स्वेमरडम इन 1679 एंड एडवोकेट बाय दी मेलपिगी। मेलपिगी नाम इनके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको और फर्दर एक्सप्लेनेशन किया था, और जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो थी वो दी गई थी स्वेमरडम के द्वारा। ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया? कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं इस चीज को मेंशन करूंगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, नेक्स्ट जो थ्योरी थी उसको देखते हैं। अब आती है पार्टिकुलेट थ्योरी। पार्टिकुलेट जो थ्योरी होती है, आप इसके नाम से समझ गए होंगे कि ये साइंटिस्ट जो थे, इस मोपर्टीज जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की, मतलब पार्टिकुलेट मतलब बॉडी पार्ट्स में कुछ पार्टिकल्स, कण होते हैं जो मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। अब देखिए आपको कितनी अजीब बात लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय ये स्टडीज हो रही थी, तो उस समय अपने अपने जो ओपिनियंस थे साइंटिस्ट के, वो अपने अपने ओपिनियंस दे रहे थे। तो उसी के बीच में जो एक ओपिनियन था वो मोपर्टियस साइंटिस्ट का था। तो पार्टिकुलर जो थ्योरी थी, आप सिर्फ इतना हमेशा याद रखो कि जो पार्टिकुलर जो थ्योरी आती है उसको किस साइंटिस्ट ने दी थी? मोपर्टियस साइंटिस्ट ने। ठीक है। अब ये बात करते हैं कि इस साइंटिस्ट ने क्या कहा था। तो मोपर्टियस कंसिडर्ड दैट हेरिडिटी इज कंट्रोल्ड बाय माइन्यूट पार्टिकल्स। मतलब जो कैरेक्टर जो होते हैं, जो माता पिताओं से संतानों में जाते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? माइन्यूट पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों के द्वारा कंट्रोल होते हैं। आज उन कणों को हम मान सकते हैं, जैसे स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, ये जो चीजें होती हैं वो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन इन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो ये नहीं समझा पाए उस चीज को। तो देखिए, विच कम्स फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये बात तो इन्होंने कह दी कि भाई जो पार्टिकुलेट्स जो होते हैं वो हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो पूरे बॉडी पार्ट्स से आते हैं और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। ठीक है। ये बात उन्होंने कुछ अच्छी कही। तो क्या होता है कि जब भी कोई नई खोज होनी होती है, जब कोई नई रिसर्च होनी होती है, उसमें क्या होता है कि पहले जो साइंटिस्ट होते हैं वो पहले के द्वारा, जो उनसे पहले जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने जो कुछ थ्योरीज दी हुई हैं उनको वो स्टडी करते हैं, और स्टडी के बाद वो कंक्लूजन पहुंचते हैं, तो उससे बेस्ट देते हैं। तो अब तक का जो चीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं, उसके बाद में जो मोपर्टियस थे उन्होंने कुछ बताने की कोशिश किया कि जो नए जीव का जो फॉर्मेशन होता है, जो हेरिडिटी होती है, जो लक्षण, जो कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, माता पिताओं से संतानों में जो जाते हैं, उनका जो कंट्रोल होता है वो हमेशा माइन्यूट पार्टिकल्स के द्वारा होता है। ठीक है। छोटे कणों के द्वारा होता है, और वो पूरी बॉडी पार्ट्स में बनते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जाते हैं, और बाद में नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है इसकी? एन इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड व्हेन दी पार्टिकल्स फ्रॉम मेल एंड फीमेल कंबाइन। कितनी अच्छी बात है, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आज की तारीख में आप मानोगे कि कुछ कण होते हैं जो नए जीव का निर्माण कर देते हैं? नहीं। आज हमारा साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हमारी जो स्पेस एजेंसी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, और तो और हमारे पास एडवांस लेवल के माइक्रोस्कोप्स आ चुके हैं, एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। तो आज की तारीख में इस चीज़ को नहीं मानेंगे, लेकिन इनका भी एक वैल्यू होता है बेटा। इनके टाइम पे इन्होंने भी बहुत अच्छे से स्टडी किया, टाइम दिया, और उसके बाद में इन्होंने ये थ्योरीज प्रोवाइड की है, तो वी शुड रेस्पेक्ट देम। ओके। डेफिनेटली क्या होता है कि इनके आइडियाज से धीरे धीरे आइडिया मिलते हैं, और फिर हम नई चीज पे पहुंचते हैं। ठीक है। तो मोपर्टियस का मानना क्या था? पार्टिकल्स होते हैं जो नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर। नेक्स्ट जो थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी देखते हैं।
जो थ्योरी ऑफ पेंजिनेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि इसको दिया था सदी के महानायक, उसके सदी के महानायक और फिर महान वैज्ञानिक बोलो आप, महान वैज्ञानिक रहे हैं चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने बहुत इवोल्यूशन में, उद्विकास में बहुत अच्छी थ्योरीज दी हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम 7th जो चैप्टर है 12th बायोलॉजी उसके बारे में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन में इन्होंने बहुत अच्छा थ्योरीज बताई हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जो स्टडीज़ करते हैं वो बहुत अच्छे से इन्होंने, इनकी जो किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उसमें भी देखने को मिलता है। आज हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ पेंजिनेसिस के बारे में। तो आपको सीधा ये चीज़ आपके जुबान पे होनी चाहिए कि कोई आपसे पूछ रहे कि थ्योरी ऑफ पेंजिनेसिस किसके द्वारा दी गई है, तो आपको बताना है कि चार्ल्स डार्विन ने इन 1868 में थॉट दैट एवरी सेल, मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां पर देखिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। डार्विन थॉट दैट एवरी सेल ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस ए टीनी पार्टिकल कॉल्ड द जेम्यूल और पेंजीन। इन्होंने भी क्या कहा था कि हमारी बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, सेल्स होती हैं, और एवरी सेल्स क्या होती है, एक मिनी मतलब छोटा, टीनी मतलब छोटा पार्टिकल प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं जेम्यूल। मतलब अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि नए ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं, जो नया जीव जो बनता है वो एक टीनी पार्टिकल से बनता है जिसका नाम होता है जेम्यूल। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की, इट कंटेन्स बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर्स एंड द वेरिएशंस। तो कितनी अच्छी बात कही है। उस समय चार्ल्स डार्विन का मानना था कि जेम्यूल्स जो होते हैं, पेंजिन जो होते हैं, वो शरीर की सभी कोशिकाओं, शरीर की सभी सेल्स, बॉडी के ऑल बॉडी पार्ट्स में या बॉडी के ऑल सेल्स के अंदर क्या बनते हैं, जेम्यूल्स और पेंजिन बनते हैं। और जेम्यूल्स और पेंजिन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पेरेंटल कैरेक्टर्स को और वेरिएशंस को कैरी करते हैं, मतलब इनमें हेरिडिटी भी आ जाएगी और वेरिएशंस भी आ जाएंगी। आप मान सकते हो इस बात को? बिल्कुल मानना तो पड़ेगा, लेकिन आज हम जो रियलिटी जानते हैं उसके कंपेयर में इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि डेफिनेटली उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे चार्ल्स डार्विन ने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि नए जीव का निर्माण कैसे होता है। तो इन्होंने बताया था कि टीनी पार्टिकल्स होते हैं जिनको जेम्यूल्स बोला जाता है। तो आपको क्या होता है, कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जेम्यूल्स जो होते हैं किस थ्योरी से रिलेटेड होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा थ्योरी ऑफ पेंजिनेसिस। और जेम्यूल्स वर्ड किसने दिया था या जेम्यूल्स के बारे में किसने बताया था, चार्ल्स डार्विन ने। तो नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं ऑल द जेम्यूल्स और पेंजिनेसिस ऑफ द बॉडी सेल्स कलेक्ट इन द गैमेट्स एंड और पास्ड ऑन टू दी जायगोट। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, बहुत अच्छा एडिशन दिया था कि इन्होंने क्या कहा कि जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, टीनी पार्टिकल्स होते हैं, जेम्यूल्स जो होते हैं, वो एक साथ कलेक्ट होते हैं, बॉडी सेल्स एक साथ कलेक्ट होते हैं किसमें, गैमेट सेल्स में। गैमेट सेल्स कौन सी होती है, अपनी स्पर्म होती है और एग सेल्स होती है, ओवम होती है, उनके अंदर कलेक्ट होते हैं और पास्ट ऑन दी जायगोट। जब जायगोट बनता है तो उसमें मिल जाते हैं। तो ये बात इनकी एक्सेप्टेबल थी और इस बात से बहुत अच्छा आइडिया लगा था जेनेटिक्स के बारे में और उसके बारे में। तो ये चीज़ आज भी आप इस चीज़ को मान सकते हो कि जायगोट के अंदर जो स्पर्म और ओवम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जब दोनों मिक्स होते हैं तब जाके एक नए जीव का निर्माण होता है। तो ये ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल थी, लेकिन साइंटिफिकली प्रूव करना सबको जरूरी था। तो कुछ लोग जो थे वो साइंटिफिकली प्रूव कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो फाइनली जो हमारी जो जेनेटिक्स की शुरुआत हुई थी वो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा हुई थी, जिन्होंने मेंडल ने जो मटर के पौधे पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके बाद में हमने एक्सेप्ट की कि वाकई में जो जेनेटिक्स होती है वो किस तरह से वर्क करती है। मेंडल्स के जो लॉ होते हैं, हम नेक्स्ट जो क्लासेस आएंगी उसमें मेंडल्स के लॉ पढ़ाऊंगा। आज जो मैं चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ये जो पढ़ा रहा हूँ वो मेंडल से पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो अपनी अपनी खोज की थी, जो डिस्कवरीज की थी, उनके बारे में समझाया हूँ। अब जो थ्योरी ऑफ पेंजिनेसिस है, आपको हमेशा याद रखना कि थ्योरी ऑफ पेंजिनेसिस जो होती है बेटा वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी। इसके स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं। और थ्योरी अब आती है, लास्ट की जो थ्योरी है उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म क्या होता है, जर्म प्लाज्म के बारे में थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म जो थी वो क्या होता है, ठीक है। शरीर का जो लिक्विड जो होता है उसके बारे में जो ऑगस्ट विजमन थे,
इन 1892 प्रपोज दिस थ्योरी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने 1892 में ये थ्योरी प्रपोज की। तो देखते हैं इनके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जर्म प्लाज्म इज द इमोर्टल, मतलब जर्म प्लाज्म जो होता है, जीव द्रव्य जनन द्रव्य जो होता है वो अमर होता है, हमेशा इमोर्टल होता है, अमर। ठीक है, इस चीज को इन्होंने बताया, जर्म प्लाज्म इज इमोर्टल एंड इज पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई है। जैसे आज हम जानते हैं डीएनए जो होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाती है, लेकिन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म में उस टाइम पे भी अगस्त विजयम ने ये चीज बता दी थी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जर्म प्लाज्म जो होता है, बॉडी का जो जर्म प्लाज्म होता है, या फिर जेनेटिक कंटेंट जो होता है, या फिर हम बात कर सकते हैं कि हमारे जो गैमेट्स होते हैं, जो सारी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, जर्म प्लाज्म के अकॉर्डिंग आती है, वो इमोर्टल होता है, मतलब अमर होता है और जनरेशन टू जनरेशन पास होता जाता है। ठीक है, जो चीज़ माता पिताओं में थी वो संतान में पास होगी, फिर उससे अगली नेक्स्ट जनरेशन पास होगी। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है, सोमेटोप्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म मतलब कायिक द्रव्य, शरीर का जो द्रव्य होता है, एक जनन द्रव्य होता है, इसको आप हिंदी में जनन द्रव्य बोल सकते हो। ठीक है, और ये होता है कायिक द्रव्य जो होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म या कुछ इस चीज से रिलेट कर सकते हो आप, लेकिन सोमेटोप्लाज्म दैट फॉर्म्स द बॉडी इज मोर्टल, मतलब बॉडी मर जाती है लेकिन जर्म प्लाज्म हमेशा अमर रहता है। ठीक है ना, एंड पेरिसेस व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाई। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जर्म प्लाज्म जो होता है अमर होता है, और जर्म प्लाज्म जो होता है वो हमेशा उसके अंदर ही सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती रहती है। तो आज के जो लेक्चर में हमने सारी जो मेन जो थ्योरीज थी उनके बारे में डिस्कस किया बेटा। अब हम बात करते हैं कि जितनी भी ये थ्योरीज हैं वो थ्योरीज आपको एक साथ में आपको बता देता हूं कि जो एक मेन जो एक चार्ट है वो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि मोस्ट वेपर थ्योरी जो किसके द्वारा दी, पाइथागोरस के द्वारा दी गई थी। ठीक है, फ्लूइड थ्योरी जो दी गई थी वो अरिस्टोटल के द्वारा दी गई थी। अब प्री फॉर्मेशन थ्योरी शोमरडम के द्वारा दी गई थी, और बाद में जो पार्टिकुलर थ्योरी मोपर्टिस के द्वारा, और थ्योरी ऑफ पैंजीनेसिस डार्विन के द्वारा दी गई, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी जर्म प्लाज्म वीजमैन के द्वारा दी गई। इन थ्योरीज के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूं, और ये जो थ्योरीज हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या फिर आप मान लो बीएचयू का एग्जाम देते हो या किसी भी मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम देते हो, तो आपको साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे तो आपको कभी कभी देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से कि इनकी वजह से आप जेनेटिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि मेंडल से पहले कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, अपनी अपनी जो थ्योरीज उनको बताई, उसके बाद में आए मेंडल। मेंडल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। मेंडल ने रियली में अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे मेंडल मटर के पौधे पर किस प्रकार से किए और किस तरह से उन्होंने अपने मेंडल्स के नियम दिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद।